तो बच्चों कैसे हो, क्या हाल है आपके? सब बढ़िया। तो आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वन शॉट में कवर करने वाले हैं। पहला चैप्टर है, काफी इजी है। इसके हम सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं, रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करना है, सारी चीजें रहेंगे। लगभग कुछ बीच बीच में क्वेश्चंस भी करेंगे हम इसके। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? A chemical reaction is a process in which one or more substances are converted to one or more different substances. यानी कि यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस बदलता है। जैसे कि कोई सब्सटेंस ए है, सपोज करो कोई ए, ये बदला है डी से थ्रू केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से कोई ए सब्सटेंस है किसमें बदला है? केमिकल रिएक्शन वो किसमें बदला है? डी में बदला है। तो जो ए की प्रॉपर्टी होगी, ए की जो प्रॉपर्टी होगी वो बी से क्या होगी? कंप्लीटली डिफरेंट होगी। ये दोनों एकदम अलग होंगे, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होगी। जैसे कि आपने पढ़ा होगा फिजिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शंस क्या होते थे? फिजिकल की अगर हम बात करें, फिजिकल में क्या होता था? फिजिकल में जब उनका सिर्फ फिजिकल नेचर चेंज होता था, जैसे कि आइस, आइस से बन गया वाटर, वाटर से बन गए वाटर, पेपर, ये क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस होते हैं। इसमें क्या हो रहा है? केमिकल चेंजेस हो रहा है। तो जहां पे केमिकल चेंजेस होते हैं तो वहां पे क्या आता है? केमिकल रिएक्शन। ऐसे कि एग्जांपल के लिए मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ dazzling white flame changes into white powder, this powder is magnesium oxide। बुक में एक्सपेरिमेंट बताया गया कि यहाँ पे एक मैग्नीशियम का आपने बार्ली आइस क्यूब, एक मैग्नीशियम की शीट ली है, तो हमने जलाया। तो जब आप मैग्नीशियम को जलाते हो, जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो हमारे हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। और क्या बना रहा है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ये जो आपको व्हाइट कलर का पाउडर जलता हुआ दिखता है, ये क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। मैग्नीशियम रिबन रिएक्शन किया इसके साथ, O2 के साथ, और क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। उसके बाद जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उनमें कुछ चीजें जो होती हैं, जो ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे कि उनके स्टेट में चेंज होते हैं, या उनके कलर में चेंज होता है, या फिर गैस इवॉल्व होती है, या फिर टेम्परेचर में चेंज होता है। जैसे कि आप इस रिएक्शन में देखो, यहाँ पे क्या था? पहले सॉलिड नेचर में था, अब कैसे में है? लगभग गैसेस कह सकते हो। ठीक है, गैसेस नेचर में आ गया है। उसके बाद इसमें टेम्परेचर में चेंज हुआ है। ठीक है, और क्या चेंज हुआ है? गैस, गैस बनी है। और क्या हुआ है? कलर चेंज हुआ है। पहले मैग्नीशियम कलर ये था, इसका कलर अब ये है। जरूरी नहीं है कि ये जो चेंजेस हो आपको सारे चेंजेस ऑब्जर्व हो, इनमें से एक दो भी ऑब्जर्व हो सकते हैं। तो पहला क्या है? चेंज इन स्टेट। क्या हो सकता है कि वो पहले सॉलिड रहा हो, सॉलिड से बाद में किसमें बदल जाए? गैस में बदल जाए। या फिर कलर हो, पहले इसका कलर पिंक हो, बाद में कुछ और हो जाए, कुछ मैजेंटा कलर हो जाए। ठीक है, गैस बन सकती है पहले, जैसे कि बहुत से रिएक्शन में क्या बनती है? H2 गैस निकलती है। इसके बाद टेम्परेचर में टेम्परेचर चेंज होता है। पहले वो क्या हो? कोल्डर रहा हो, बाद में क्या हो जाए? वार्मर हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शन होती हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन होती हैं जो केमिकल रिएक्शन के टाइम आपको देखने को मिलती हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए हम केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक होती है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। जो चीजें, जैसे कि इस इक्वेशन में बात करूं तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट हमें क्या आया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जिनका रिएक्शन होता है, मतलब जो रिएक्शन में इनिशियली पार्टिसिपेट करते हैं, वो क्या होते हैं? मतलब लेफ्ट साइड वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट। और राइट साइड राइट साइड वाले क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। आपको इस एरो का ध्यान रखना है, इस एरो का। एरो के लेफ्ट साइड क्या होते हैं? रिएक्टेंट। और जो एरो बना होता है उसके राइट साइड क्या होते हैं? इस साइड प्रोडक्ट होते हैं। द न्यू सब्सटेंस, अच्छा, रिएक्टेंट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस,
रिएक्शन अल्कोहल रिएक्टेंट, ठीक है, जो केमिकल चेंजेस में जिनमें रिएक्शन हो रही है वो क्या करती है, उनको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नई चीज बन के आती है उसे क्या कहते हैं हम, प्रोडक्ट। अब इन रिएक्शंस को अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम को लिखते हैं हम Mg, और ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं O2, इनसे क्या बन रहा है MgO, Mg प्लस O2, इससे क्या बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हम बोलते हैं कैलेटल इक्वेशन। स्केलेटल क्यों क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 1 है। अगर आप इनका ओवरऑल मास निकालो, रिएक्टेंट का मास, यानी कि इस इक्वेशन में क्या है, इस इक्वेशन में क्या है, मास, इसका मास और इसका मास इक्वल ही है। ऐसे रिएक्शन जो सिर्फ डिनोट करते हैं कि इनके इनके बीच रिएक्शंस हुई बट उनका मास इक्वल नहीं होता, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलेटल इक्वेशन क्या कहते हैं। बट अगर इसी इक्वेशन को हम बैलेंस्ड कर देंगे, यानी कि हम दोनों साइड, दोनों इस कंपाउंड को, इन दोनों एलिमेंट्स का मास इक्वल कर देंगे, जितना ऑक्सीजन यहाँ पे उतना ऑक्सीजन यहाँ पे, जितना मैग्नीशियम यहाँ पे उतना मैग्नीशियम यहाँ पे, दोनों साइड अगर हम उनको पुट कर दें, एक्स्ट्रा ऐड कर दें, तो उन्हें हम बोलेंगे ये इक्वेशन अब बैलेंस्ड इक्वेशन है। जैसे कि इसे हमें बैलेंस बनाना है, इसे हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 2 ऑक्सीजन है, तो हम क्या करते हैं, इधर भी 2 ऑक्सीजन ऐड करेंगे, देखिए Mg प्लस O2 है, तो क्या बना है 2MgO, हमने 2 ऐड कर दिया उस साइड, 2 ऑक्सीजन हमने इधर ऐड कर दिया। अब देखो 2 यहाँ पे अगर ऑक्सीजन का बैलेंस करने के लिए हमने 2 तो लिख दिया, बट क्या हो गया, मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो यहाँ हम क्या कर देंगे 2Mg भी कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2MgO, क्या बन जाएगा 2Mg प्लस O2 इक्वल्स टू Mg। अब यहाँ पे देखो 2 मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दियो तो 2 मैग्नीशियम इंटू 2 ऑक्सीजन। अब ये होगा आपका बैलेंस्ड इक्वेशन, क्या होगा बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। इन्हीं बेसिस पे हम केमिकल इक्वेशन को 2 टाइप में कैटेगराइज करते हैं, स्केलेटल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या होता है स्केलेटल, क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच एलिमेंट इज नॉट सेम ऑन बोथ साइड, दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं होते, उनका मतलब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं होंगे तो उनका मास भी सेम नहीं होगा। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन द सेम ऑन द बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ये क्या कहता है, अच्छा आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये पढ़ा होगा। ये लॉ हमसे क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन में जितना मास पहले होता है, यानी कि रिएक्शन का जितना मास होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए, यानी कि मास, ये लॉ हमसे क्या कहता है, ये लॉ अगर डायरेक्ट बात करें इसकी हम, तो ये हमसे कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना मास को आप बना सकते हैं ना मास को आप खत्म कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन के आधार पे जो मास पहले था, यानी कि जो रिएक्टेंट का मास था, उतना ही मास किसका आना चाहिए, प्रोडक्ट का आना चाहिए। जितना मास रिएक्टेंट का था उतना ही मास प्रोडक्ट का आना चाहिए। तो इसी पे हम लेकर आते हैं हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। The total mass of such element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reaction, यानी कि इसका मास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के क्या होना चाहिए, बराबर। अगर ये दोनों मास इन दोनों इक्वल नहीं है तो उन्हें हम बैलेंस नहीं करेंगे, उन्हें क्या कहेंगे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्लियर है।
आओ इन्हें हम बैलेंस करते हैं। चीजों को हम बैलेंस कैसे करते हैं अब ये देखते हैं। देखो पहले आपको एलिमेंट्स में छेड़छाड़ नहीं करनी, जैसे कि अगर ये कोई एलिमेंट है Fe तो ये Fe रहेगा, H2 है तो H2 करेगा, यानी कि ये हम ऐसे नहीं करेंगे जैसे कि यहाँ पे 4 O है तो यहाँ पे H2O2 कर दे, तो हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हम जो भी नंबर ऐड करेंगे इनके हम सामने ऐड करते हैं। पहले हम Fe की बात करें तो यहाँ पे 3 आयरन है, तो हम यहाँ पे 3 Fe कर देंगे प्लस H2O, क्या बनता है इसे Fe, सॉरी Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 आयरन थे, हमने 3 आयरन ऐड कर दिया। ठीक है, और क्या है इसमें अनबैलेंस्ड है, ऑक्सीजन की बात करते हैं। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो हमें 4 ऑक्सीजन ऐड करना होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन ऐड करने से ना क्या अनबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 टू 8, और यहाँ हमारे कितने हैं 2, हमें और कितने चाहिए 8 चाहिए, तो हमें 4 कर देंगे तो 4 टू 8, 4 टू 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन हो गए, 3 आयरन हो गए और 4 ऑक्सीजन हो गए, इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, नंबर बैलेंस कर दिया, दोनों का मास बैलेंस हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और किसी भी केमिकल इक्वेशन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उनके स्टेट को भी उसमें मेंशन करते हैं। जैसे कि पिछले रिएक्शन की बात किया जाए, पिछले रिएक्शन हमारा क्या था, हमारा था Fe प्लस H2O, क्या बना था इससे Fe3O4 प्लस H2, तो हमने बैलेंस किया था, क्या क्या मिले थे यहाँ पे 3Fe4, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर हमें इसे और इंफॉर्मेशन देने की चीजें इस सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में, तो उसके लिए हम ऐड करते हैं सॉलिड के लिए। अगर सब्सटेंस सॉलिड में होगा तो उसके लिए हम एस लिखते हैं, लिक्विड में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है उसके लिए हम लिखते हैं स्मॉल एल, गैसियस फॉर्म में होता है उसके लिए हम लिखते हैं जी, और एक्वस फॉर्म में होता है उसके लिए हम लिखते हैं ए क्यू। एक्वस का मतलब होता है जब भी कोई सब्सटेंस इनसाइड वाटर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस, और जब कोई पानी होता है उसको हम बोलते हैं लिक्विड। तब इसमें देखो आयरन क्या होगा, आयरन क्या है सॉलिड होता है, तो यहाँ पे हम एस लिखेंगे। ठीक है, H2O किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, एल लिखेंगे। Fe3 जो बन के आता है वो भी क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और जो H2 प्रोड्यूस होती है वो किस फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में होती है, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे। जैसे पता चलता है कि जो इक्वेशन में जो इस इक्वेशन में जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है उनका स्टेट क्या है, हमने एक सॉलिड लिया था और एक लिक्विड लिया था, उससे क्या बना, एक सॉलिड और एक गैस बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब इसे बैलेंस करना है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखो इसे कैसे बैलेंस करोगे, पहले आपको नंबर काउंट करने हैं, यहाँ पे कार्बन कितना है एक, यहाँ पे कार्बन, कार्बन बैलेंस है। ठीक है, ऑक्सीजन देखो एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन देखो 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, ये तो पहले से बैलेंस्ड है। CO प्लस 2H क्या बना CH। ये रिएक्शन क्या है, पहले से बैलेंस्ड है। आगे चलते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन H प्लस Cl H2 Cl2, इससे क्या बनाया इन्होंने हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 पुट कर दोगे बैलेंस्ड हो गए। H2Cl2, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, यहाँ पे 2 पुट कर दिया तो क्या हो गए 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 क्लोरीन हो गए। ये देखो सोडियम यानी कि Na रिएक्ट कर रहा है किससे, पानी के साथ, H2O, इससे क्या बना सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन H, से बैलेंस करो। अब यहाँ पे देखिए आप सोडियम एक है, सोडियम एक है, सोडियम पहले से बैलेंस्ड है। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे 2 हैं,
ठीक है, और ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। अब हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हम एक चीजें ऐसे बैलेंस नहीं होती है, तो हमें वहां पे 4 करना होगा। नंबर जो होना चाहिए ऑड नहीं होना चाहिए, वो इवन नंबर होना चाहिए। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे 2 मेंशन कर देते हैं। तो अब कितने हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए। 4 होने से हम यहाँ क्या कर देंगे, 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ ऐड कर दिया। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे 2 हो गया, वहां ऑक्सीजन 2 है, बट सोडियम अनबैलेंस्ड है, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे हम, सोडियम ही बैलेंस्ड हो गया। 2 सोडियम, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2 सोडियम, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और एक 2 ऑक्सीजन, सॉरी। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये 5 तरह के होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसको बेसिकली रिडॉक्स ही बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। इनमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होते हैं, ऐसे कि दो हमारे पास रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट ए है, एक रिएक्टेंट बी है, ये दोनों क्या मिलाते हैं, ए बी, एक नए तरह का रिएक्टेंट मिलाते हैं। यानी कि जब दो अलग अलग तरह के रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक नए तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद है डिकम्पोजिशन। अब सपोज करो मैं इसी को उल्टा लिख देता हूँ, ए बी, तो हमने क्या किया, हिट कर दिया, तो ये वापस से ए प्लस डी में टूट गया। यानी डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, वो टूट रहा है, यानी ए बी क्या हो गया, टूट के ए प्लस डी बनाया, उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास है ए बी और प्लस सी है, तो क्या है, ए पहले किसके साथ था, बी के साथ था, अब ये क्या कर रहा है, ए आ जा रहा है सी के साथ और प्लस बी अलग हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि ए आ जा रहा है पहले, यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस चेंज हो रहे हैं। ए बी था, इसने सी के साथ रिएक्शन किया, सॉरी ए बी एक कंपाउंड थे और सी एक एलिमेंट था, उन्होंने रिएक्शन हुआ, तो ए के साथ सी आ गया और बी क्या हो गया, अलग हो गया। यानी कि सी ने क्या किया, बी को डिस्प्लेस कर दिया, इसीलिए इसका नाम हो जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें हम, इसमें क्या होता है, ए बी है और सी डी है, दो तरह के एलिमेंट है आपके, सॉरी रिएक्टेंट है आपके पास, रिएक्शन करते हैं, तो इनके जो आयन होते हैं चेंज हो जाते हैं। जैसे कि जो ए बी है तो कैसा होगा, ए प्लस डी माइनस होगा, सी डी कैसा होगा, सी प्लस और डी माइनस होगा। तो इसका माइनस इसके बाद आता है, इसका माइनस इसके पास आ जाता है, ये बन जाता है ए डी प्लस डी सी। पहले क्या था, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो अब इसका माइनस इसके पास, यानी कि ए का माइनस बी है, तो इससे चला जाएगा सी के पास, ये प्लस ये माइनस, दोनों में क्या हो रहा है, दोनों के आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखो एक बार आयन डिस्प्लेस हो रहा था, यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेस हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन बेसिकली होता है एडिशन ऑफ O2, O2 या फिर रिमूवल ऑफ H2। जब भी आप ऑक्सीजन को ऐड करोगे या फिर हाइड्रोजन को हटाओगे किसी भी रिएक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और इसी का अपोजिट होता है रिडक्शन, यानी कि रिमूवल ऑफ O2 प्लस या फिर और एडिशन ऑफ, ऑक्सीजन को ऐड करना या फिर, सॉरी ऑक्सीजन को हटाना या फिर हाइड्रोजन को ऐड करना, तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। एक एक रिएक्शन, एक एक टाइप को हम अच्छे से पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि ए प्लस बी मिला के क्या बनाना, ठीक है। When two or more substances, elements or compound combine to form a single product, the reaction is called combination reaction.
जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो CaO के साथ हमने रिएक्शन किया, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हमने रिएक्शन किया है वाटर का, तो क्या बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट। इसको हम बोलते हैं क्विक लाइन, इसको बोला जाता है स्लेक्ड लाइन। और आगे पढ़ोगे आगे वाले चैप्टर में, जो स्लेक्ड लाइन होता है उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका इस्तेमाल किया जाता है घरों में व्हाइट पुट्टी करने के लिए, तो वो घरों में शाइनिंग देता है। यहाँ पे नोट करके लिखा भी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। हम इस रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे देखो क्या था, CaO था, इसने रिएक्शन किया वाटर के साथ रिएक्शन किया, क्या बनाया है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पे देखो दो प्रोडक्ट थे, ए, ये क्या था डी, इन्होंने क्या बनाया डी, क्या बनाया इन्होंने बनाया AB। तो हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो दो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स या कंपाउंड मिलके एक नई तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन्हें क्या बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल या फिर फॉर्मेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे जब कोयला का रिएक्शन होता है, कोयला नहीं कार्बन रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो भी इसका एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। या फिर जब आप H2 प्लस O2 के साथ मिला क्या बनाते हो H2O, ये भी किसका एग्जांपल होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। बाकी बेटा रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करना, ये देखो बैलेंस अनबैलेंस्ड है, इसको बैलेंस कैसे करोगे। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं दो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है एक, तो यहाँ पुट करो। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन दो हो गए, यहाँ पे 2 पुट कर दो, चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करते हुए चलना है। उसके बाद सम रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक क्या रिएक्शन होती है, ऐसी कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनको कराने के बाद आपको हीट जनरेट होती है। जैसे कि पिछले वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे जब आप कार्बन को ऑक्सीजन इसको नहीं सॉरी इस वाले रिएक्शन को, जब यहाँ पे कार्बन का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, CO2 जनरेट होती है, बट यहाँ पे क्या जनरेट होता है हीट भी जनरेट होती है, ठीक है हीट। इस रिएक्शन में देखो इसका रिएक्शन हुआ है क्विक लाइन का, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन हुआ है वाटर के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या जनरेट हुआ है हीट जनरेट हुई है। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट जनरेट होता है उन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर नोन एज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस जैसे कि CH4, ये होता है मीथेन का रिएक्शन करवा रहे ऑक्सीजन के साथ, क्या बन रहा है CO2 प्लस H2O प्लस हीट, ठीक है। एक से एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल है, ये एग्जांपल है आपके बॉडी में रेस्पिरेशन का। जो इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या कर रहा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बन रहे हैं CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये जो एनर्जी होती है बेसिकली क्या होती है हीट के फॉर्म में जनरेट होती है, इसको इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी जनरेट हो रही है, हीट का कहने का मतलब क्या है हमारा एनर्जी जनरेट हो रही है, तो उसी को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या होती है जब आपको जब रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ साथ हीट मिलती है उसे हम क्या कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बट जब हमें हीट या एनर्जी देनी पड़ती है किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि जैसे यहाँ पे देखो NH4Cl क्या था सॉलिड फॉर्म में था, H2 से रिएक्शन करवाया तो क्या बना NH4 एक्वस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करवाने के लिए क्या हुआ हीट, यहाँ माइनस माइनस यहाँ पे लिखा है, इसको बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हो NH4Cl सॉलिड प्लस H2O यहाँ पे लिक्विड प्लस हीट, ठीक है। तो इससे क्या बना है NH4Cl, ये बना है, ठीक है। और ये क्या है एक्वस,
बेसिकली इसमें स्टेट चेंज हुआ है, सॉलिड से क्या हो गया है, एक्वस बन गया है। तो यहाँ पे देख रहे हो, इस रिएक्शन करवाने के लिए हमें क्या किया है हमने, तो हमने हीट दिया है, जिसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, सेकंड टाइप का रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन यानी कि कोई कंपाउंड है ए बी, किसमें टूट रहा है, ए प्लस बी में, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी टूट सकता है। A single reactant break down to give a simple product. This is known as decomposition. जब एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट देता है उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। जैसे कि आप देखो FeSO4 को क्या किया गया, हिट किया गया, तो क्या मिला हमें Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हिट किया गया है, यानी कि हिट इसको दिया गया है। तो ये डिकम्पोजिशन के साथ साथ और कौन सा टाइप का रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन के साथ ये क्या है, एंडोथर्मिक है। क्या है, डिकम्पोजिशन के साथ है ये एंडोथर्मिक। फेरस सल्फेट को हीट किया हमने तो फेरिक ऑक्साइड बना है, और सल्फर डाइऑक्साइड बना है, फिर सल्फर ट्राई ऑक्साइड बना है। उसके बाद नोट में दिया गया व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड बाय हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर इस डिकम्पोजिशन को, किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अगर हमें कराने के लिए, किसी कंपाउंड को तोड़ने के लिए हमें हीट देना पड़ता है, इसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कि आप ये रिएक्शन देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट दिया तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना है। या लीड नाइट्रेट को हमने हीट दिया तो क्या बना है, लीड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। इन तीन कंपाउंड्स में ये क्या किया है, ये टूट गया है। तो ये टूट क्यों रहा है, थर्मली टूट रहा है, इसको हम हीट दे रहे हैं। थर्मल का मतलब होता है हीट, से हम हीट करके उससे हम तोड़ रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के दो एग्जांपल होते हैं, AgCl, जब AgCl को आप सनलाइट में रखते हो तो वो Ag और Cl2 में टूट जाता है। सेम वही होता है AgBr के साथ, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर ब्रोमाइड को जब सनलाइट में रखते हो तो सिल्वर प्लस ब्रोमाइड में टूट जाता है। इनका इस्तेमाल होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इनका इस्तेमाल किया जाता है इस रिएक्शन का। आगे बढ़ते हैं, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब ए बी प्लस सी, अब यहाँ पे क्या आएगा, ए के साथ सी आ जाएगा और बी क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब होता है जब किसी भी कंपाउंड में, किसी कंपाउंड का एक मेटल उससे उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल से डिस्प्लेस कर दिया जाए। यानी कि इस कंपाउंड में ये जो एलिमेंट है इससे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन। जब आयरन के साथ रिएक्शन होगा तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये क्या बना देगा, CuSO4 की जगह FeSO4 बन जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। यहाँ पे देखो CuSO4 क्या है, एक कंपाउंड है, तो यहाँ पे जिंक है, जिंक क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ बना लेगा जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। इस सेक्शन में देखो लीड क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। लीड क्या होता है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो कॉपर को वो डिस्प्लेस कर देगा और खुद यहाँ पे आ जाएगा, PbCl2 बना देगा और यहाँ पे कॉपर अकेला हो जाएगा। जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, वही बात लिखी हुई है। तो यहाँ पे लिख सकते हो तुम आयरन Fe is more reactive than copper। आगे ध्यान रखो, इसको इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज का याद होना चाहिए। जैसे कि पहला एग्जांपल देखो, आयरन और कॉपर के, अब यहाँ हमको रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ आ रहा है, आयरन यहाँ पे आ रहा है और कॉपर कहाँ है, नीचे है। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे, यानी कि ये सब क्या है, ये सब ज्यादा रिएक्टिव है, तो ऊपर वाले क्या करते हैं, नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे कि रिएक्शन में था Fe प्लस CuSO4 ये था। तो अब यहाँ पे देखोगे तो वो आयरन क्या है, आयरन ऊपर आ रहा है, ये आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, Cu को हटा देगा, तो क्या बना लेगा, FeSO4 बना लेगा और प्लस Cu अपना अकेले हो जाएगा। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना होगा तो लिखना है K, सोडियम, कैल्शियम, ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेड, के बाद हाइड्रोजन H, कॉपर, सिल्वर,
Ag होता है वोल्ट, ठीक है। ये होती है रेगुलेटर स्टेज, ये आपको याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं। Why does the color of copper sulfate solution changes when its iron nail dip into it? ये बेसिकली पूछ रहा है जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आप आयरन नेल डाल देते हो उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है। वो कलर क्यों चेंज हो रहा है कि वहां पे क्या रिएक्शन हो रही है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है यानी कि CuSO4 का सोल्यूशन है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, आयरन आ रहा है Fe। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, Fe प्लस CuSO4। ये रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे हमने देखा था ये क्या है, ये मोर रिएक्टिव है, क्या है, Fe is more reactive than कॉपर। तो ये क्या करेगा, Fe क्या करेगा, Cu को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, तो ये क्या बना लेगा, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। रिएक्शन ऐसे होती डिस्प्लेस होती है, इसलिए जो आयरन नील होता है, तो जो कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन जाता है, फेरिक सल्फेट बन जाता है, तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वहां पे उसका कलर चेंज हो जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमने क्या देखा था, एक बार आयंस का एक्सचेंज हो रहा था, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वही आयन का एक्सचेंज दो बार होगा। यानी कि अगर आपके पास, मेरे पास दो कंपाउंड है AB और CD, दो रिएक्टेंट है, जिनसे क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा और CB बन जाएगा, ठीक है। Such reaction in which there is an exchange of ions between the reactant are known as double displacement reaction। अब यहाँ पे देखो Na2SO4 है, तो Na क्या होता है, प्लस में होता है, और SO4 क्या होता है, माइनस में होता है, ये -2 होता है। तो BaCl2, Ba क्या होता है, +2 होता है, और ये क्या होता है, माइनस होता है, BaSO4। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, इसका माइनस किसी से, SO4 किसी से चला गया है, Ba के साथ चला गया है, और Cl2 किसी से चला गया है, Na से चला गया है। यहाँ पे ये +1 में था, ये भी -1 में है, और यहाँ पे -2 ले लिया, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ठीक है। BaSO4 +2 में, यहाँ पे SO4 -2 में, इन आपस में क्या हुए, इनके आयंस एक्सचेंज हो गए हैं, इसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। के बाद जब भी कुछ कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनमें जब आप कंडीशन करवाओगे आप, तो एक व्हाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और ऐसी रिएक्शन जिनमें वो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। A white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance form is known as precipitate. Any reaction that produce a precipitate can be called as precipitation reaction, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये देखो है, ये है ऑक्सीडेशन, ये है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब भी किसी कंपाउंड में, जब भी किसी रिएक्टेंट में हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं, जब भी किसी रिएक्टेंट में हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं। या फिर जब भी किसी रिडक्शन क्या होता है, जब भी किसी रिएक्टेंट में हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। हाइड्रोजन ऐड करना या फिर ऑक्सीजन को हटाना। If a substance gain oxygen during a reaction, it is said to be oxidized, या फिर वहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है। If a substance gain oxygen or loses hydrogen, यानी कि क्या कर रहा है, गेन, गेन किसका हो रहा है, O2, और लॉस किसका हो रहा है, टू। गेन O2 का होना चाहिए, लॉस कितना होना चाहिए, H2 होना चाहिए। यहाँ पे गेन क्या होना चाहिए, गेन होना चाहिए H2 का, और लॉस क्या होना चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन उसको, ऑक्सीजन को वो लॉस करेगा, हाइड्रोजन को गेन करेगा, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। और यहाँ पे गेन करेगा O2 को, लॉस करेगा H2, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। इस क्वेश्चन में देखो कॉपर क्या था, कॉपर अकेला था पहले, ऑक्सीजन आया, दोनों साथ मिलकर इन्होंने एक कंपाउंड बना लिया, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि कॉपर को क्या मिला है, कॉपर को ऑक्सीजन मिला है। यहाँ पे कॉपर के पास पहले से ऑक्सीजन था, बट यहाँ पे अगर क्या हुआ, उसका ऑक्सीजन निकल गया, यानी कि ऑक्सीजन उसने लॉस कर दिया, यानी कि लॉस कर दिया है O2 को, एक केस में आएगा रिडक्शन में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल दिए हुए हैं हमारे बुक में, देखिए यहाँ पे इसको तो हमने रेक किया था। अब ऐसे रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस
दोनों होते हैं। ऐसे रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप यहाँ देखो, सी कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यानी कि Cu से क्या बन रहा है? O बन रहा है। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या है? रिडक्शन है। और हाइड्रोजन को क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है। तो हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसमें क्या रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, हमें बताना है। बताओ इस वाले में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है? यहाँ से यहाँ बनने में यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन था पहले, अब ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन घटना क्या होता है? रिडक्शन। यहां से यहां तक यहाँ पहले Cl था, अब क्या एक उसको ऑक्सीजन मिल गया है, यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ देखो जिंक से हम आए, जिंक के साथ ऑक्सीजन है, अब क्या है? यहाँ पे सिर्फ जिंक है, तो ये क्या है? रिडक्शन। कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल गया, जिसकी ये क्या कहेंगे? इसको ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Identify substance that are oxidized and substance that are reduced in the following reaction. अब बताना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अब इसमें बताओ क्या हो रहा है? 4Na का ऑक्सीडेशन हुआ O2 के साथ, तो क्या बना है? Na2O। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ बताओ CuO रिएक्शन हो रहा है इसका H2O के साथ, तो क्या बना है? Cu प्लस H2O। यहाँ जो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। इसको ऑक्सीजन मिल रही है, यहाँ क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो उसके बाद दो टॉपिक और बचे हुए छोटे छोटे। कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन बेसिकली जब भी किसी मेटल सब्सटेंस में, जब कोई भी मेटालिक सब्सटेंस वो एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं कोरोजन। व्हेन अ metal is attacked by a substance around it such as moisture, acid, it is said to corrode and the process is called corrosion। जैसे कि ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, सबसे फेमस एग्जांपल, इसका ध्यान रखना आप। कोरोजन क्या करती है? डैमेज करती है, डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन लिंक शेप्स एंड अदर मेटल, अदर चीजें जो भी मेटल के बनी हुई होती है। तो बेसिकली कोरोजन मेटल्स में ही लगता है और किसी चीजों में मेटल्स मेटल्स के अलावा नहीं लगता। उसके बाद है डेंसिटी। जैसे कि कोई भी सब खाने की सब्सटेंस होती है, इसमें फैट वगैरह, ऑयल्स वगैरह होते हैं, जब हम उनको हम एयर के कांटेक्ट में देते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं डेंसिटी। When fat and oil are oxidized, they become rancid and their smell and taste changes। और इसको बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रैंसिडिटी। ठीक है, यूजुअली सब्सटेंस व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। जैसे कि आप चिप्स वगैरह पैकेट खाते हो या फिर दूध खाते हो, तो क्या होते हैं उसमें? प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिले होते हैं। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन करने के लिए बेसिकली आप क्या करोगे? ऑक्सीडेशन को कम करोगे। एसिडिटी से बचाने के लिए क्या होना चाहिए? उन खाने के सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। उससे क्या करने के लिए उसको क्या करते हैं? एयर टाइट कंटेनर में फिल करते हैं। जैसे कि आप चिप्स पैकेट खाते हो, चिप्स में क्या होते हैं? एयर भरी होती है, एयर पहले से उसमें भरी रहती है, तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे होता है आपका चैप्टर खत्म। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, थोड़ा छोटा चैप्टर था, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, बस टाइप ऑफ रिएक्शंस वगैरह दिए हुए हैं, थोड़ी बहुत बैलेंसिंग दी हुई है, इसका आप देखिएगा, पढ़िएगा। आगे चैप्टर खत्म हो गया, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।